नमस्कार। एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपने विमर्श के साथ। द वेब रेडियो के इस लाइव सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों हम लगातार विमर्श कर रहे हैं कि मतदान जरूरी या मतदाता की जान जरूरी। बिहार में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। हर रोज 1,500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,742 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। कल तक हर रोज नए मामले आने की दर 7% थी। आज ये बढ़कर 9% हो गई है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना के नए मामले बिहार में आए तो अगले एक हफ्ते में 50,000 से ज्यादा मरीज होंगे वहां। अभी तक पूरे प्रदेश में 23,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। 15 दिनों पहले तक बिहार में रिकवरी रेट 74% थी। उसके बाद एक वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कोरोना से लड़ने और उसको काबू में रखने के लिए बिहारियों की तारीफ भी कर डाली। लेकिन अभी रिकवरी रेट 74% से घटकर 64% पे आ गई है। इस महामारी के इस विकराल रूप के बावजूद बिहार की सत्ताधारी पार्टियां चुनाव कराने पर आमादा है। और तो और चुनाव आयोग भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। पहले चर्चा थी कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग पोस्टल बैलेट से वोट देंगे। अब चुनाव आयोग ने उसे भी खारिज कर दिया। अब बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल चुनाव कराने की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां आवाज तो उठा रही हैं, लेकिन उसका असर होता दिख नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी आवाज में जनता की आवाज का नहीं मिलना। हमारे इस विमर्श के सीरीज के आज छठे अंक में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी। माधव जी, आपका स्वागत है हमारे विमर्श में। वेब रेडियो पे इन दिनों मैं बोले बिहार एक सीरीज कर रहा हूं जिसमें आज उपस्थित हैं, और हम चर्चा ये कर रहे हैं माधव जी की चुनाव जरूरी या वोटर की जान जरूरी, मतदान जरूरी या मतदाता की जान जरूरी। तो मैं सीधा प्रश्न आपसे पूछता हूं, वहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे हम अपनी। आपको क्या लगता है ऐसे हालात में चुनाव होना चाहिए क्या? अनुरंजन जी, बहुत विकट समस्या है। अभी देश, पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व में कह सकता हूं कि दो फ्रंट पे जैसे लड़ाई लड़ रहा है। एक इकोनॉमिक पेंडेमिक और कोरोना पेंडेमिक है, और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और बिहार की स्थिति तो अत्यंत दयनीय है, और मैं भी बिहार से आता हूं, लेकिन मुझे कहने में कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे और तमाम अन्य प्रदेशों से बिहार की तुलना करेंगे तो हम लोग अपने आप को जो है सबसे निचले पायदान पे पाते हैं। चाहे इसके जो भी रीजन हो, मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं मानता हूं। दोषी तो सरकार ही अल्टीमेटली होगी। लेकिन अगर 15 साल नीतीश जी को भी मिला, और नीति आयोग का रिपोर्ट, जो नीति आयोग का रिपोर्ट माधव आनंद और अनुरंजन झा नहीं बनाते हैं, उसके चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हैं। आप समझ सकते हैं, यानी सत्ताधारी घटक दल जो होता है, जिसकी सरकार होती है, उन्हीं के लोग उसमें होते हैं। और बिहार के बारे में क्या कहा गया, आज से 6 महीना 7 महीना पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बिहार को फिसड्डी साबित किया गया सारे मैटरों पे, चाहे पर्यावरण का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, स्वास्थ्य का मैटर हो, यानी तमाम तरह के जैसे फिसड्डी साबित हुई। यहां तक कहा गया वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था मलावी जैसे अफ्रीकन कंट्री से भी बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। तो जब बिहार को इस स्थिति में हम लोग पाते हैं, जहां अभी संक्रमण को रोकना है हम लोगों को है, बिहार सरकार को ऐसा नहीं है अनुरंजन जी कि वक्त नहीं मिला। मार्च से लेके अभी तक 3.5 महीने 4 महीने वक्त बिहार सरकार को मिला था, जहां संक्रमण जिस समय बिहार में कम था। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं होगा, हम लोग भी पॉलिटिशियन हैं। मैं भी बिहार हाल फिलहाल ही 10-15 दिन पहले गया था। बड़े बड़े मंत्री वहां क्या कहते हैं अनुरंजन जी, आप भी सरप्राइज रह जाएंगे सुन के। कहते हैं कि बिहार के लोगों में तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जब 5,000 और 500 किलोमीटर पैदल चल के आ सकते हैं तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। मैं नाम लेना एकदम बोल रहा हूं, उचित मेरे लिए नहीं होगा किस व्यक्ति ने बोला, ये मंत्री की बात मैं बता रहा हूं। तो जब मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं कितना ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और यही रीजन है कि पूरे देश में आज अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और बिहार में लॉकडाउन करने की आवश्यकता महसूस हुई। और बिहार के जब ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे अनुरंजन जी, वहां तो और भयावह स्थिति है। वहां तो न सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो वहां सरकारी अस्पताल की जो भयावह तस्वीर आप देखेंगे तो आपकी जैसे रूह कांप जाएगी कि क्या इस तरह के अस्पताल होते हैं बिहार में। जो माननीय नीतीश जी इतने दावे करते हैं कि मेरा पीएमसीएच, मेरा एम्स, मैं तो पीएमसीएच में खुद कई बार डंडा खा के नीतीश जी से भर्ती हुआ हूं।
तो मुझे तो पीएमसीएच में मैंने चूहा भी देखा है और क्या क्या पीएमसीएच में मैंने नहीं देखा है। इसीलिए हो सकता है कि आम जनता को नहीं पता हो, लेकिन जो व्यक्ति खुद भुक्तभोगी हो तो वो तो हम लोग भी जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो इस कंडीशन में अभी सरकार की प्राथमिकता, हम सब लोग की प्राथमिकता, क्योंकि हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि सरकार किस तरह संक्रमण को रोके, फैलाव कैसे जैसे रुके, इस पे वर्कआउट करना चाहिए। जहां तक चुनाव कराना ना कराना चुनाव आयोग का काम है। कहने के लिए संवैधानिक संस्था है, और मैं कहना पड़ेगा मुझे भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन आप भी जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, जितना अनुभव आपके पास है उतना अनुभव मेरे पास नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं से गाइड होता है। तो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। पहली प्राथमिकता हम लोग की यही है कि अभी जान को बचाया जाए। जान बचेगा तो निश्चित रूप से बाकी सारी प्रक्रिया जो है अपने आप होती रहेगी। आपकी पार्टी, आपने जो भी बातें अभी की उस बातों पे फिर हम उनके सवाल पे हम फिर दोबारा आएंगे, लेकिन आपकी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूं माधव जी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आज की तारीख में चुनाव टले इसके लिए क्या कर रही है? अनुरंजन जी, देखिए, चुनाव टलना एक संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाएगी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जहां तक आपने मेरी पार्टी का व्यूज आपने पूछा है, एक संवैधानिक संकट पैदा हो सकती है। तो हम लोग का यही कहना है कि अगर सरकार चुनाव नहीं टालती है, विपक्ष की तो है कि भाई अभी जान को बचाने की जरूरत है, अगर चुनाव थोड़े वक्त के लिए टाला भी जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बिहार सरकार है जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से कि वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट करेंगे कि चुनाव जो है सो आगे बढ़े। आप भी समझते हैं इस चीज को, चुनाव आगे बढ़ने का अर्थ है, हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए। राष्ट्रपति शासन लागू में वो चुनाव कराना नहीं चाहेंगे, इस बात को हम लोग भी समझते हैं। तो अगर चुनाव नहीं टाला जाए तो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, हम सब लोग का यही मांग है कि अगर चुनाव होता है, जो अदर कंट्री में भी चुनाव हुआ है, कोरोना के संक्रमण के दौरान भी हुआ है, तो पुरानी जो पद्धति है उस पद्धति में थोड़ा सा चेंजेस करके ही चुनाव होना चाहिए। पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चुनाव अगर कराने की बात होती है तो बिहार जैसे स्टेट में वो सफल नहीं हो पाएगा और जनता भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये हम लोग का डिमांड है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन यहाँ प्रश्न सीधा ये उठता है कि उस स्थिति में जब अगर मान लीजिए कि आपकी बात पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है, आपकी बात पब्लिक नहीं सुन पा रही है, और उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं चुनाव तो होगा ही, तो चुनाव अगर होना ही है हर हाल में, तो इस परिस्थिति में आखिर हमको क्या लगता है कि चुनाव अगर कराया जाना है तो इन दौर में जो चल रहा है, जो पोजीशन है अभी, उस दौर में जान पे बन आएगी लोगों के, तो चुनाव कराया जाना ठीक है। देखिए, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट होगा, संवैधानिक संकट तो यही हो रहा है ना कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसके अलावा तो कोई संकट है नहीं। राष्ट्रपति शासन में भी चुनाव होते रहे हैं और पहली बार नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन में अगर प्रदेश के मुखिया नहीं कराना चाहते हैं तो विपक्षी पार्टियां उस पर दबाव क्यों नहीं बना रही है कि नहीं भाई हम अभी चुनाव नहीं चाहते इसलिए कि लोगों की जान जरूरी है। उनकी तो बात समझ में आती है, उनको लगता है कि नहीं जी हम तो चुनाव करा लेंगे और बीजेपी राष्ट्रपति शासन में ज्यादा हम पे हावी हो जाएगी, ये तो साफ दिखता है। और इसमें बहुत कोई मैं तो लबोलुबाब के साथ बात, मतलब गोलमोल बात नहीं करता, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि वो टालेंगे सिर्फ इसी वजह से। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के दबाव नहीं बनाएगी तो फिर कैसे होगा माधव जी? देखिए, जहां तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, हम सब लोग एकजुट हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले हम लोग जब बातचीत करते तो मैंने बताया था कि आज भी हम लोग के इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग था, 10 पार्टियां हम लोग इकट्ठा हुए थे। इलेक्शन कमीशन दिल्ली में हम लोगों ने ज्ञापन देने का भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है सरकार पे या चुनाव आयोग पे दबाव नहीं बना रहा है। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता अभी संक्रमण को कैसे संक्रमण रुके, संक्रमण का ज्यादा फैलाव नहीं हो, इस पे हम लोग का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी महागठबंधन की तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तेजस्वी यादव जी ने खुद बोला है, आप भी जानते होंगे। तो अगर महागठबंधन तो कह ही रहा है कि अगर सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होनी चाहिए, चुनाव अगर आगे बढ़ता भी है थोड़े से वक्त के लिए तो इससे हम लोगों को जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर
आप भी जानते हैं कि ये सरकार जो है, चाहे नीतीश जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, विपक्षी एकता को कितने जैसो सीरियसली लेती है। आप भी, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विपक्षी एकता को क्या सीरियसली लेते हैं। हम लोग चाहते हैं, हम सब लोग एकत्रित भी होते हैं, लेकिन वास्तविक बात है कि एक तानाशाही टाइप की दोनों जगह की सरकार है। नीतीश जी के बारे में भी मैं खुलेआम कहता हूं कि एक तरह से वन मैन आर्मी है, जो कह दिया, नहीं चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे, विपक्ष बोलता रहे। तो लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है लोकतंत्र में जितनी सत्ताधारी दलों की जैसे भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह आप नकार देंगे, विपक्ष की कोई भी बात को आप नहीं मानेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। और जहां तक आपने कहा जनता का समर्थन हम लोग को मिल रहा है, जब हम लोग कहते हैं कि नहीं पहले जान बचानी चाहिए, चुनाव अगर टलता भी है कुछ दिनों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जनता का भी समर्थन अब हम लोग को मिल रहा है। आपने देखा, आप ही ने कहा कि चुनाव आयोग ने आज अपना ही आदेश वापस लिया कि 65 साल से जो सीनियर ज्यादा उम्र के हैं, 65 साल से अबव पर्सन के लिए जो पोस्टल बैलेट की बात आपने कही, वो तुरंत कुछ दिन पहले रिकमेंडेशन आया था चुनाव आयोग का, और आज उन्होंने वापस लेने का भी काम किया, और हम लोग की भी यही मानती कि ये उचित नहीं है। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष की एकता जो है तो पूरी एकजुट है। चुनाव आयोग को जितना सजेशन हम लोग को देना है हम लोग एकजुट होकर दे रहे हैं। बाकी काम चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव आयोग किस रूप में चुनाव कराती है नहीं कराती है, लेकिन पहली प्राथमिकता मैं कहता हूं कि अभी जान लोगों का कैसे बचे, संक्रमण को कैसे फैलने से रोका जाए, हम सब लोगों का फोकस उस पर केंद्रित होना चाहिए। आप लोगों ने लिखकर चुनाव आयोग को दिया है क्या, विपक्षी पार्टियों ने सबने मिलकर कि चुनाव अभी टाला जाना चाहिए? देखिए, चुनाव टालने में हर पार्टी की अपने अपने राय हैं, और ऐसा नहीं है, जब गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन एक परिवार की तरह होता है। जैसे आपने पूछा मेरे पार्टी का मानना है कि देखिए कि चुनाव को बहुत दिन तक नहीं टाला जा सकता, कोई भी पार्टी, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। माधव जी, बहुत दिन तक तो नहीं टालना है। बेसिकली क्या है कि जब कोरोना का असर कम होने लगे, जैसे मैं आज बात करूं, अगर दिल्ली और मुंबई की ही बात करते हैं तो 2 महीने पहले जो स्थिति थी आज स्थिति नहीं है। धीरे धीरे हालांकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक ग्राफ नीचे की तरफ गया है, क्योंकि रोज बीमार होने वालों से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद आ गई है। तो वैसी स्थिति आए अभी बिहार में, आपने भी वही जिक्र किया और हम सब लोग देख रहे हैं कि अभी तो वहां कोरोना विस्फोट हुआ ही है, अभी तो रोज मामले बढ़ रहे हैं। तो जब तक ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आता है, अगर वो 3 महीने में आता है या 6 महीने में आता है, तो उस तरीके की बात, देखिए चुनाव लोकतंत्र में तो लोकतंत्र का आधार चुनाव है, उसको तो बंद नहीं किया जा सकता। वैसी परिस्थिति में अगर आपकी पार्टी लिख कर नहीं देगी, मान लीजिए मैं एक जिक्र कर रहा हूं कि आप लोग अगर लिख कर नहीं देंगे चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाओं की इस देश में आज क्या स्थिति है वो हम सबसे किसी से नहीं छुपी है। आप जब लिख कर देंगे तो एक दबाव भी बनता है। सिर्फ हम लोग, देखिए हम इस फोरम पे बात कर रहे हैं, हमारी बात वहां तक पहुंच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारी, अगर हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलते हैं तो वो बात फिर समझ में नहीं आती लोगों को। इसलिए मैंने जिक्र किया आपसे। नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही जायज क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो कोविड-19 है, कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने में कितना वक्त लगेगा इसका दावा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे एक बार घोषणा हुई कि 15 अगस्त तक जैसे पूरे जैसे इंडिया में जैसे वैक्सीन जैसे सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग को भी आशा जगी थी, हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं, कहीं लाल किला से न इस तरह की बातें कह दें, जिसलिए प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। अब उस बात में कितनी सत्यता है, 15 अगस्त भी जल्दी ही आने वाला है, हम लोग भी सब देखेंगे। बिहार की बड़ी विचित्र स्थिति है। जो आपने कहा कि दिल्ली का उदाहरण दिया, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, आप भी रहते हैं, आपने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का दिया, वहां जो है सो रियली केसेस की संख्या धीरे धीरे कम होगी, लेकिन बिहार का ठीक रिवर्स है। आने वाला वक्त बिहार के लिए बहुत भयावह स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि बिहार में क्या है कि स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आप समझिए इसको, बिहार में जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाका है, आप मिथिलांचल की बात कर लीजिए, पूर्वांचल की बात कर लीजिए, कहीं भी की बात कर लीजिए, पटना को अगर आप छोड़ दें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बता दीजिए कि वहां प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कोविड-19 के लिए तैयार है, या सरकारी अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए तैयार है। सब कुछ भगवान भरोसे है। आपने कहा कि क्या आप लोगों ने लिख के दिया, इस बात की गारंटी नहीं है कि बिहार में आने वाले 3 महीने में संक्रमण जैसे धीरे धीरे कम होगा। अब तो टेस्टिंग सरकार बढ़ा रही है, अभी तो टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी,
अब 10,000 का पहले टारगेट लिया था, आज उन्होंने अनाउंस किया कि अब 20,000 करेंगे। आज अनाउंसमेंट हुआ। आप अनुमान लगाइए कि मार्च से फरवरी से कोरोना का केस स्टार्ट हुआ और अब बिहार में जो है सो टेस्टिंग की संख्या अब बढ़ाने की बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि मैं बेड की संख्या बढ़ाऊंगा, अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स होते हैं उसको बढ़ाने का काम करूंगा। तो अब अनुमान लगाइए कि चुनाव का वक्त आ चुका है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में बिहार सरकार कोरोना के संक्रमण को कम कर पाएगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। केंद्र सरकार से कितना मदद मिलेगा बिहार सरकार को, ये भी क्वेश्चन मार्क है। डबल इंजन की सरकार तो है निश्चित रूप से दोनों जगह, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर बिहार प्रदेश के मुखिया ही रोना रोते हैं कि केंद्र से मुझे, जब कोरोना का संक्रमण स्टार्ट हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, याद होगा, दूसरा लॉकडाउन हुआ, माननीय नीतीश जी का था कि मैंने इतना किट मांगा, मुझे इतना किट दिया गया। तो बिहार सरकार हमेशा रोना रोती है। अब वो हो सकता है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार के माथे पे जैसे फोड़ दे कि केंद्र से मुझे मदद नहीं मिल रहा है, किस तरह मैं करूं। एक सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, तो उसमें हम लोग के लिए भी आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर 2 महीने 3 महीने चुनाव को बढ़ाया भी जाए तो क्या 2 महीने में बिहार में संक्रमण को रोका जा सकता है या उसकी में गिरावट आ सकता है, ये कहना क्वेश्चन मार्क है, सबके माइंड में है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी आकलन करे, चुनाव आयोग भी परिस्थितियों का आकलन करे। उस आकलन के आधार पे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि संक्रमण को रोका जाए, संक्रमण कम से कम लोगों में फैले। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मार्केट में मेडिसिन आ जाए, वैक्सीन आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वैक्सीन आ भी गया अनुरंजन जी, तो 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है और पूरे भारतवर्ष की बात कर लें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी आबादी है, 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो क्या ये एक अगर मान लीजिए सिर्फ वोटर को भी मैं टारगेट करूं, जो जेन्युइन वोटर है जो बिहार में है, क्या एक लोगों के बीच मेडिसिन और वैक्सीन पहुंच जाएगा? जब अभी तक मास्क नहीं पहुंच पाया, सैनिटाइजर नहीं पहुंच पाया, लोग अवेयरनेस क्रिएट लोगों में नहीं हो पाया। मैं खुद अपने कंस्टिट्यूएंसी में रह के आया हूं अनुरंजन जी, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी रह के आया तो मैं भी बोला कि बिहार में कोरोना तो है ही नहीं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या मास्क, क्या सैनिटाइजर, नथिंग। मैं भी अपने वाइफ को बोला यार बिहार में तो है ही नहीं, बिहार ही चलना चाहिए, मुझे भी ये लगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि बिहार की स्थिति क्या, जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, जब टेस्टिंग बढ़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी अफसर मर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, डीएम एसडीएम जो है उनकी हालत खराब है। तब अब पता चल रहा है कि क्या होता। तब सरकार, जब मुख्यमंत्री आवास में कोरोना पहुंच गया, राजभवन में पहुंच गया, उप मुख्यमंत्री के आवास में पहुंच जाता है, आनंद फानन में सारे निर्णय हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले नहीं हो रहा था, मंत्री भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं माधव जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंचता है, जब वो राजभवन पहुंचता है, जब बड़े बड़े अधिकारी बीमार होते हैं, जब कुछ अधिकारियों की जान जाती है, डॉक्टरों की जान जाती है, तब वो जागता है तंत्र। उस तंत्र में आज की तारीख में चुनाव करा दिया जाना कितना मुफीद है। और जब जनता जाग नहीं रही है तो विपक्ष का भी तो काम है। देखिए, आप 15 साल नीतीश कुमार के शासन की बात कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं हर फोरम पे जिक्र करता हूं, लॉकडाउन देश में 3 महीने से चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में, या बिहार में फिर दोबारा शुरू हुआ। बिहार में लॉकडाउन माधव जी पिछले 30 साल से चल रहा है, पिछले 30 इयर्स का लॉकडाउन है बिहार। मैं उस 30 ईयर से पहले मैं बिहार की स्थिति मैं देखा हूं, और मैं पिछले 30 साल में लगातार बिहार को देख रहा हूं। शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, कोई भी अपराध तो पूछिए ही मत, उसका तो उस पर कोई काबू है नहीं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव कैसे कराया जाए और क्यों कराया जाए? और अगर ये मान लीजिए कि लोकतंत्र की बात है कि चुनाव होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी, बिना चुनाव के कोई लोकतंत्र नहीं होता। इस परिस्थिति में अगर पूछें आपसे कि आप लोग क्यों नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कह रहे हैं, सारी आप महागठबंधन की बात कह रहे हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा जी से मैंने इसी फोरम पे बात किया, इसके अलावा मैंने शकील अहमद जी से बात की, मैंने अली अनवर से बात की, मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से बात की। सब लोगों का कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आप भी इस बात को मान रहे हैं चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी, जो मैं बार बार ये प्रश्न करता हूं कि आखिर क्या डर है, क्या ये डर है कि आप लोग लिख कर देंगे और आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो
सत्ताधारी पार्टियां ऐसे ही चुनाव करा करके आप लोगों को साइड करके चुनाव करा लेंगी और देश प्रदेश की जनता इसको मान लेगी, ये डर है क्या? नहीं, ये डर नहीं है। मैं आपको बात, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूं, लेकिन मैं अपने आप को अर्थशास्त्री भी मानता हूं। नीतीश जी का जो शासन काल रहा 15 साल, मनोरंजन जी समझने की बात है, 15 साल एक लंबा वक्त होता है। पहले के टाइम में, आप तो खैर मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, लोग की शादी 15 साल में हो जाती थी और 15 साल में बच्चे भी हो जाते थे। 15 साल का वक्त अगर किसी व्यक्ति को मिले और वो व्यक्ति बिहार को डेवलपिंग भी ना बना पाए, मैं डेवलप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेवलपिंग की बात कर रहा हूं। आप एलडीसी हैं, लिस्ट डेवलपिंग जिसको कहते हैं, लिस्ट डेवलपिंग स्टेट आपका अभी भी है, और लिस्ट डेवलपिंग स्टेट उस कंडीशन में है जब डबल इंजन की सरकार है। 1-1.5 साल का छोड़ दिया जाए, जब महागठबंधन की सरकार थी, जब नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे, वह 1 या 1.5 साल, बाकी वक्त में बीजेपी का पिछला 5 साल और अभी का देख लीजिए, और उससे पहले का भी देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर बिहार अगर लिस्ट डेवलपिंग स्टेट में आता है, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम लोग का डर यही है कि अगर उनको गिफ्ट के रूप में अगर नीतीश जी को अगर मिल जाए कुछ दिन और राज करने के लिए, तो बिहार की स्थिति तो और भयावह हो जाएगी, बहुत भयंकर। आपने सही कहा, आप किसी भी पैरामीटर को उठा लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की आपने बात कही, मैंने भी किया, शिक्षा की बात की, शिक्षा की, रोजगार सृजन की बात करें आप, निवेश की बात करें आप, पलायन रोकने के लिए आप बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। आपने कल ही देखा होगा गोपालगंज में 265 करोड़ का पुल बनता है, और मैं भी डिबेट में बैठा था कई चैनल पे, मैं तो कल 5-5 चैनल पे बैठा था, मेरे साथ शहनवाज जी भी थे, आप राजीव प्रताप रूडी भी थे। मैंने सबको यही कहा कि क्या इसको घोटाले की भेंट नहीं चढ़ा? तो क्या तर्क देते हैं मनोरंजन जी, सुन लीजिए। आप कहेंगे कि मैं किस चीज से हम लोग डर रहे हैं, कहते हैं अप्रोच रोड टूटा है। मैंने बोला मैं भी MBA किया हुआ हूं, इकोनॉमिस्ट हूं, मैं भी इंटरनेशनल टेंडर को समझता हूं कि जहां पुल का टेंडर दिया जाता है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी काम किया है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पुल से पहले का एरिया और 4 किलोमीटर बाद का एरिया वो टेंडर का पार्ट होता है। जब पुल बनता है तो अप्रोच रोड को भी कंक्रीट से जैसे किया जाता है कि जिससे पानी ज्यादा मात्रा में आ जाए तो वो टूटे कटे नहीं। लेकिन इस सरकार की देखिए थोथली दावे कैसी है। तो क्या आप चाहते हैं, इस तरह के कई बार पहले भी वाकया हो चुका है, नीतीश कुमार जी डैम का उद्घाटन करने जाते हैं, डैम जैसे पूरी तरह पानी में बह जाता है, और उस समय मंत्री बोलते हैं कि चूहा ने डैम को काट दिया। बिहार में चूहे शराब पी जाते हैं, बिहार में चूहे जो है लाखों की फाइलें खा जाती है। आप अनुमान लगाइए, इतिहास में माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे ऐसे दर्ज करवा के जाएंगे जहां उनको भविष्य याद इन सारी चीजों के लिए करके रखेगा। सृजन घोटाला देख लीजिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का आप देख लीजिए, यानी किस किस चीज की बात करूं। मैं ये नहीं कहता हूं मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो मैं नीतीश जी ने जो अच्छा काम किया मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं पार्टी से ऊपर उठ के समर्थन करता हूं, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो सफिशिएंट, इतने लंबे वक्त में आप सिर्फ 1-2 फ्रंट पे ही काम कर पाए और बाकी आप कुछ नहीं कर पाए। बिहार को जो है आप समस्याओं से ग्रसित प्रदेश बना दिए। हम लोगों का कंसर्न एक ही यही है कि अब उनको ज्यादा वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर ज्यादा वक्त मिलेगा बिहार की जनता और परेशान हो जाएगी, क्योंकि सत्ता बहुत खराब चीज होती है। अब देखिए एक ही व्यक्ति को अगर 15 साल मौका मिल जाए तो हम ब्रह्मास्मि, उनको लगने लगा है मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही सब कुछ हूं। स्वाभाविक है, नेचर है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के अलावा कोई चेहरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर आपको मौका मिले आप बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, किसी तीसरे को मौका मिले कोई अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है। वहां प्रतियोगिता होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं, हम लोग 1 साल मेहनत करते हैं, आपके यहाँ भी स्टाफ होंगे मेहनत करता है, उसका अप्रेजल होता है, और अप्रेजल में आप मेहनत में देखते हैं कि कितना वो सफल हुआ, पैरामीटर आप रखते हैं। क्या राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए? एक ही व्यक्ति को मौका मिलते रहना चाहिए, बिना काम का भी मौका मिलता रहना चाहिए, क्योंकि जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में हम सब लोग को बांट दिया जाता है। मैं इसका विरोधी, मैं कहता हूं अगर आपने अच्छा काम किया है आपको मौका मिलना चाहिए। मैं अच्छा काम किया, मुझे 5 साल का मौका मिला, अगर मैं अच्छा काम नहीं किया तो अगला 5 साल किसी दूसरे व्यक्ति को दीजिए, मुझे घुसने भी मत दीजिए कंस्टिट्यूएंसी में, तब जाके डेवलपमेंट होगा। नीतीश जी के साथ ठीक उल्टा है। तो हम लोग का कंसर्न यही है कि अगर नीतीश जी को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो नीतीश जी के लिए गिफ्ट के रूप में हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन पे कह रहे हैं कि आप देखिए कि चुनाव कैसे करवाना है। चुनाव तो होना है, अगर 2 महीना 3 महीना टालना पड़े उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और आपके प्लेटफॉर्म पे भी सब लोग सुन रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं।
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि भाई चुनाव टले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता जानमाल की होनी चाहिए कि कैसे रोका जाए संक्रमण को, उस पे हो, और चुनाव किस रूप में कराया जाए जिससे लोगों को क्षति संक्रमण ना फैले, वो हम सब लोगों को बैठ के चुनाव आयोग को डिस्कस करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी भूमिका अहम होगी, जो सत्ताधारी गठबंधन है उनकी भी भूमिका अहम होगी। और जब वो मौका आएगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी बात मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, जब इतनी बात कर रहे हैं कि पहले संक्रमण न रुके कैसे, उस पर काम करना है, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि विपक्षी पार्टियां चाहती है कि भाई चुनाव अगर टालना भी पड़े थोड़े वक्त के लिए तो चुनाव टाला जाए और संक्रमण को पहले फैलने से रोका जाए। बिल्कुल आप स्पष्ट कह रहे हैं, और ये स्पष्टता जरूरी है आज की तारीख में माधव जी लोकतंत्र में, क्योंकि अगर आप स्पष्ट तरीके से अपना मत नहीं रखेंगे तो जनता भी कंफ्यूज होती है। कई सारे सवाल जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आपने बात की, मैं आपकी बातों से दो बात मैं निकालता हूँ। एक, आपने 15 साल की बात की, मैं बार बार 30 साल की बात करता हूँ, और 15 साल में जो आपने कहा कि नीतीश जी ने जो अच्छे काम किए तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, करनी चाहिए। हर कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लालू जी भी जब शुरू में आए थे 2-3 साल तक वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। उसके बाद की लेकिन तारीफ नहीं होनी चाहिए। और आप लोग चूंकि महागठबंधन में हैं तो वो चीज भी आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन उसका कार्यकाल भी पूरे अपराधों से, पूरे विवादों से, पूरे भ्रष्टाचार से, सारी परिस्थितियों से जूझता रहा। और अगर वो ठीक होते तो नीतीश जी को 15 साल नहीं मिलते। उनकी गलतियों का खामियाजा ही नीतीश जी को मिला, और नीतीश जी की गलतियों का खामियाजा ही माधव जी अब अगली किसी पार्टी को मिलेगा। मैं यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगला चेहरा आप लोगों की तरफ से कौन होगा? हालांकि आप कहेंगे कि चुनाव देर है, अभी बहुत पहले पूछ रहे हैं आप, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूं, चूंकि बहुत सारे सवाल भी इसी से जुड़े हुए लोगों के आ रहे हैं, कि अगला चेहरा आपकी तरफ से कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे या उपेंद्र कुशवाहा होंगे? अनुरंजन जी, आपकी बात का सीधा जवाब मैं देना चाहूंगा, और मैं कहीं भी जो है ना इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। पहली बात जो आपने क्वेश्चन किया कि पिछले 30 साल की, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर लालू जी के राज में कुछ गलत काम हुआ, मैं महागठबंधन का पार्ट हूं, मैं कहता हूं उनको सजा मिल गई, उनको सजा मिली हुई है, 15 साल से सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, जो आपने कहा कि उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप ये बताए कि 20वीं शताब्दी की तो 21वीं शताब्दी की तुलना अगर 20वीं शताब्दी से करने लगे तो कहीं भी क्या उचित है? क्या उस समय की समय परिस्थितियां कुछ और थी, आज की समय परिस्थितियां कुछ और है। उस समय केंद्र से उतना जैसे बजट नहीं मिलता था, आज के समय कुछ और परिस्थितियां हैं, डबल इंजन की सरकार है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं उसमें आपको बस सिर्फ एक पॉइंट पे रोकूंगा। जिस दौर में लालू यादव बिहार की सत्ता पे आए थे वही दौर था, उसी दौर में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री के तौर पर देश में आए थे और देश बदल रहा था। और वही दौर था जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में जा रहे थे। बिहार और आंध्र की जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था उन दिनों। मैं सिर्फ इसलिए ये बात जिक्र कर रहा हूं कि होता क्या है कि लीडरशिप अगर आपकी बहुत अच्छी हो और लीडरशिप आपकी बहुत सुलझी हुई हो और वो विकास चाहती हो, वाकई जो धरती पे विकास धरातल पे होना चाहिए, तो स्वरूप कुछ और होता है। हालांकि मैं समझता हूं राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। हमारे देश में, हमारे राज्य में, खासकर बिहार की परिस्थिति ये है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके क्या कुछ चुनाव होने की संभावना दिखती है आपको? और ऐसी परिस्थिति में चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बोला, जब आपने 30 साल की बात कही, मैं 30 साल का भी जवाब आपको दिया। जो वहां गलतियां हुई, खमियाजा सबको भुगतना पड़ा। नीतीश जी के 15 साल की बात करें, आपने भी कहा मैंने कहा कि जो अच्छे काम किए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, जो काम नहीं कर पाए, असफल हो पाए, उसकी निंदा भी होनी चाहिए। अब आपने कहा कि चेहरा कौन होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको यानी बहुत कैंडिडली मैं बोलना चाहता हूं, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जब गठबंधन में सबसे बड़ा दल, जिसका संख्या बल विधानसभा में ज्यादा होता है, तो स्वाभाविक है कि प्राथमिकता उनको मिलती है। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा नेता हूं, मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूं, बहुत नॉलेज है मेरे पास, और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जनता भी अगर चाह ले, तो जो आपने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अच्छे व्यक्ति भी जैसे चाह के भी नहीं बन पाएंगे, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो किस्मत के धनी भी होते हैं।
अब आपने कहा कि क्या तेजस्वी जी का चेहरा और आरजेडी, देखिए तेजस्वी जी और लालू जी के में आकाश पाताल का अंतर है। तेजस्वी जी नए जनरेशन के, हम लोग की जनरेशन के हैं, हाँ, उनकी सोच में लालू जी पढ़े लिखे थे, तेजस्वी नहीं पढ़े लिखे हैं माधव जी, इस बात को भी समझना चाहिए। देखिए दो चीज होती है अनुरंजन जी। शिक्षित नहीं है वो। राजनीति में ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है योग्यता का, क्या आपको लगता है भारतीय लोकतंत्र में योग्यता को तरजीह मिलती है? मैं आपसे क्वेश्चन देखिए, पूछना चाहता नहीं हूं नहीं पत्रकार। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, तो जो जनरेशन चेंज हो गया है। पहले लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे, तजुर्बे वाले लोग होते थे, वो धरातल, क्योंकि पहले क्या था ना कि सामान्य जनजीवन में भी, सामाजिक चेतना में भी ह्रास नहीं था। अब तो सामाजिक चेतना में भी ह्रास है, अब तो सामाजिक परिस्थिति में भी ह्रास है। पहले गांव में कोई बुजुर्ग हमारा सब किसी का गार्जियन होता था, आज नहीं है। तो समय बदला है, तो उस बदलाव की स्थिति में ये कितना मुफीद है कि किसी अशिक्षित व्यक्ति को हम अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनने दें। देखिए मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपकी बातों से। मैं इसलिए डिफर नहीं कर रहा हूं कि मैं महागठबंधन का पार्ट हूं, मैं परिस्थितियां के लिए मैं बता रहा हूं। जहां तक अब तेजस्वी की बात है, तेजस्वी ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है और शिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं, उनको लैंग्वेज पे भी कमांड है, हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश भी अच्छा बोलते हैं, और राजनीति उनको विरासत में मिला है। राजनीति में मुख्यमंत्री, विधायक बनना, मंत्री बनना एक अलग चीज होता है। लीड करने की क्षमता सब में नहीं होती है, पार्टी चलाने की क्षमता सब में नहीं होती है। मैं इसको आपको कैंडिडली बोल रहा हूं। तो अगर मेरे में बहुत क्षमता है, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, अर्थशास्त्री हूं, इसका ये कभी मायने नहीं, अर्थ नहीं निकल सकता कि माधव जी हो सकता है पार्टी चलाने में भी सक्षम हो, सबको एकजुट रखने में भी सक्षम हो। वो एक अलग कला है। तो राजनीति में हर कला का अपना इंपॉर्टेंस होता है, सबके मिश्रण होते हैं उसमें। तेजस्वी जी में बहुत की खासियत भी है। लालू जी जेल में है, आप भी जानते हैं, इसके बावजूद 84 और 82 विधायक को इंटैक्ट रखना, सत्ता में न होने के बावजूद भी इंटैक्ट रखना। अगर कोई गया भी है एमएलसी तो चुनाव के वक्त में गया है, आप अनुमान लगा सकते हैं वो तेजस्वी की ही देन। तो तेजस्वी जी में नेतृत्व की क्षमता है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। पढ़ाई लिखाई, जहां तक योग्यता की बात है, उतनी योग्यता तो जरूर है। अगर योग्यता नहीं रहता तो नीतीश जी क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते? एक एक पोर्टफोलियो नहीं, कई पोर्टफोलियो उनके पास था। उन्होंने जब तक उनको काम मौका मिला, उन्होंने अच्छा काम भी किया। तो और सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है आप पढ़े लिखे हैं, आप वहां अपना इनपुट दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और लोकतंत्र में तो यही कहा जाता है, सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, और सरकार के सिद्धांत, नीति, स्ट्रेटजी चलती रहती है, क्योंकि सरकार जैसे एक तरह से ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट की भूमिका अहम होती है। हाँ, जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, उनकी भूमिका होती है। मान लीजिए कोई मंत्रालय मुझे मिलता है, अगर मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे मिलती है, तो स्वाभाविक है मेरी वहां भूमिका रहेगी, मैं हर चीज में वहां दिमाग लगाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा अहम रोल नहीं होता है। तो तेजस्वी में जो लीडरशिप की क्वालिटी है, स्मार्ट है, युवा सोच है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं बन सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन सही वक्त पे महागठबंधन के हम सभी लोग, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि तेजस्वी जी का नाम हम लोग को स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि आरजेडी ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। वक्त आ गया है कि महागठबंधन के जितने साथी हैं, हम सब लोग बैठ के मिलजुल के जिस नाम को भी सर्वसम्मति से पास करना है, पास करके हम लोग मीडिया को और जनता को बताने का काम करें, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। उनमें सारी क्षमता है। अब आपने बोला माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे बॉस हैं, उनमें सारी क्षमता है, विपक्ष के नेता रहे हैं बिहार विधानसभा में, आपको भी याद होगा, केंद्र में मंत्री रहे हैं मोदी जी के पहले कार्यकाल में, एचआरडी मिनिस्ट्री में रहे हैं वो, उसके अलावा राज्यसभा में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं। तो सारी क्षमता है, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद भी हैं, उनमें भी सारी क्षमताएं हैं। जनता भी चाहती है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि जिसकी संख्या बल ज्यादा होता है तो स्वाभाविक है कि उनको एडवांटेज, उनकी प्राथमिकता पहले होती है। हम लोग की, मैं कार्यकर्ता पार्टी का हूं, पार्टी का प्रधान महासचिव, मेरी इच्छा हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बने, हम लोग के कार्यकर्ताओं की इच्छा हो सकती है, लेकिन मेरे चाहने और कार्यकर्ताओं के चाहने मात्र से नहीं होता है। संख्या बल यहाँ सब कुछ डिसाइड करता है, और मुझे लगता है संख्या बल में आरजेडी हावी है और आगे भी हावी रहेगा संख्या बल में। इसीलिए डिसाइड जो है उनको करना है, एक सर्वसम्मति जरूर बनानी है। बिल्कुल, आप स्पष्ट हैं अपनी बात पर, इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं माधव जी, 2015 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार का चेहरा लालू यादव के साथ नहीं जुड़ा होता, यानी उनकी पार्टी के साथ,
तो दोनों पार्टियां बिहार से लगभग खत्म हो गई थी। अगर वो दोनों अलग अलग लड़ते, आज की परिस्थिति जो है, जिस परिस्थिति में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, 2015 में अगर दोनों अलग अलग लड़ते तो स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लालू यादव ने दांव खेला, और वो हम सब लोग जानते। मैं अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, देखिए आज की परिस्थिति ऐसी है, आप किसी भी आप जाहिर सी बात है गठबंधन में है, महागठबंधन में राजनीतिक पार्टी को कुछ ना कुछ तो उनकी अपनी बंदिशें भी होती हैं, लेकिन इस पूरी परिस्थिति में जाति से ऊपर उठ करके राजनीति बिहार में हो रही है क्या? ये मजबूरी सिर्फ जातिगत राजनीति की है कि जिसकी वजह से आपको कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी दूसरी पार्टी जिसकी जातिगत वोट बैंक ज्यादा है, उसकी वजह से सीटें आती हैं, इसलिए आपको वो स्वीकार है? काबिल आप ज्यादा हैं, आपकी पार्टी या दूसरी पार्टियों के लोग ज्यादा हैं, लेकिन स्वीकार कोई और है, उसकी वजह क्या है? नहीं, मुझे इस बात से भी मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। देखिए, जाति जो है उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक है जाति की, जिस जाति की जितनी संख्या बल है वो एक वास्तविक बात है, और जाति प्रथा को अगर हम लोग समाप्त कह दें कि समाप्त हो जाएगा, इतनी आसानी से समाप्त होने वाला भी नहीं है। आपके क्वेश्चन को मैं समझ गया, आप जो क्या कहना चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर हैं तो सिर्फ कुशवाहा समाज के ही नेता हैं, उनके साथ अन्य जातियों के लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। मैं तो कुशवाहा समाज से नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण समाज से हूं, भूमिहार समाज से हूं, ब्रह्मर्षि समाज से हूं, मैं भी उनसे साथ जुड़ा हूं। आरजेडी में मैं समझ रहा हूं कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। आरजेडी का माई इक्वेशन की बात करें तो क्या मुसलमान यादव के अलावा क्या आरजेडी के पास अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है? हो सकता है परसेंटेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर हो, ज्यादा बीजेपी की तरफ झुकाव हो, ज्यादा जो है एनडीए की तरफ झुकाव हो, लेकिन ऐसा कहना कि सवर्ण समाज के लोग आरजेडी को समर्थन नहीं करते हैं या रालोसपा को समर्थन नहीं करते हैं या किसी अन्य पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, ये कहना उचित नहीं है। और जैसे जैसे देखिए, अब पहले का कुछ और सोच थी, अब युवा सोच हो गई है। बिहार की जनता, आप तो खैर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जब जाएंगे तो नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो चुका है। आपने सही कहा, किस्मत के धनी हैं। 2015 में अगर लालू जी के साथ वो नहीं मिले रहते तो वही उनकी अंतिम पारी होती। लेकिन जब किस्मत की धनी की हम लोग बात करते हैं तो किस्मत के धनी में देखिए संजोग ऐसा बना कि दोनों साथ भी आए। अगर आप कहेंगे कि उनके चेहरे पे कारण वोट मिल गया तो क्या लालू जी की पार्टी की संख्या बल उनसे ज्यादा हो जाती? आप बता दीजिए मुझे। दोनों पार्टियां कितने कितने सीट पे चुनाव लड़े थे, आंकड़ा तो आपके पास भी है। आखिर आरजेडी को ज्यादा संख्या बल सीट कैसे आ गई, नीतीश जी को सीट कम क्यों आ गई? तो मेरा ये सिर्फ कहना चेहरे से ही नहीं होता है, अपने जो इक्वेशन है, अपना जो कैडर है, कैडर की पहली प्राथमिकता होती है। आरजेडी का कैडर बहुत स्ट्रांग है, मैं ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर कैडर स्ट्रांग की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कैडर वाली पार्टी आरजेडी और बीजेपी है। नीतीश जी का कोई कैडर नहीं है। नीतीश जी अकेले चुनाव लड़के देख लें, आपने भी देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट पे चुनाव लड़े थे, 2 पे उनको जीत मिली, 38 सीट वो हारे। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों को कोई सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में कैडर तय होगा? नहीं, लोकसभा चुनाव के, हाँ ठीक है मनोरंजन जी, आपने सही कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, देखिए पूरी चुनाव जो है भावनात्मक मुद्दे पे लड़ा गया। देखिए, जब आप विकास के पर चर्चा नहीं होने देंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। अनुरंजन जी सॉरी, मैं भी मोतिहारी से चुनाव लड़ने के लिए गया था, पूर्वी चंपारण। राधा मोहन सिंह जी उस समय कृषि मंत्री थे, आपको सब कुछ पता होगा। जब मैं वहां के जनता से 3 महीना मैंने कैंपेन किया और जिन जिन मुद्दे को मैं उठाया, मैं अभी भी कहता हूं मैं पूरी तरह आश्वस्त था। अगर मुझे मौका मिलता, अगर भावनात्मक मुद्दे वहां नहीं उठाए गए रहते तो वहां कुछ परिस्थितियां कुछ और होती। जनता वहां बात करती थी चीनी मिल का, जनता वहां बात करती थी कि निवेश का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव विकास को एक साइड, भावनात्मक मुद्दे हावी हो गए। भावनात्मक मुद्दे पे जब चुनाव लड़ेंगे, जनता थोड़ी देर के लिए भावना में आके वोट दे देती है, लेकिन जनता को अब रियलाइज हो रहा है, जनता अब समझ रही है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3-4 चीज ऐसी हैं जब जनता को नहीं मिले तो जनता बहुत दिनों तक भावनात्मक मुद्दों में नहीं बहती है। आज देखिए, इकोनॉमिक पेंडेमिक में लोग निकाले जा रहे हैं। आप खुद उतने बड़ी स्टाफ को, यानी हर बड़ी बड़ी कंपनी में 40 से 50% लोगों को निकाला गया है। आपके मीडिया इंडस्ट्री में भी
लगभग 40 से 50% लोगों को निकाला गया है। आज एक स्थिति हो चुकी है, जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है लोग भावनात्मक मुद्दे पे नहीं जाएंगे। तो जो नीतीश जी के अगेंस्ट में बिहार में है, वो अब एंटी इनकम्बेंसी काफी व्यापक हो चुका है। अब जरूरत यह है, जो आपने सही कहा, कि हम महागठबंधन के साथ ही अच्छे चेहरे लेके जाएं, अच्छे नीतियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जाएं, सरकार की एक एक विफलता को उजागर करें, सरकार भावनात्मक मुद्दे को न बीच में लावे, जो बीजेपी की हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि जब भी चुनाव आता है तो भावनात्मक मुद्दे को आगे उठा दो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, अगर जनता भी थोड़ा समझदार बने, जनता भी क्वेश्चन पूछे, मुझसे भी क्वेश्चन पूछे। आप कैसे मुझसे क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो? जनता मुझसे पूछे, आप बैठाओ मुझसे कि अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या रोड मैप लेके आ रहे हो। वहां ज्यादा फायदा मिलता है जनता को। और मुझे लगता है वक्त का तकाजा इस तरह का इकोनॉमिक पेंडेमिक और कोरोना पेंडेमिक में कि जनता अब बहुत सजग है। जनता को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। बाहर पलायन करने के लिए लोग मजबूर न हो, बिहार में पर्याप्त निवेश आवे, बिहार में जितनी समस्याएं, उन समस्याओं का निदान आए। अब बाढ़ की मैं बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं बाढ़ की बात करता हूं। आपने 30 साल की बात की, मैं 65 साल की बात करता हूं। बिहार में बाढ़ लोगों की नियति बन चुकी है। बिहार में बाढ़ एक घोटाला है। मिथिलांचल का एरिया ले लीजिए, भगवान से कुछ लोग मनाते हैं कि बाढ़ आवे, उनका जीवन यापन और बिजनेस सिर्फ बाढ़ पे चलता है। प्राकृतिक आपदा के कारण यहां हजारों करोड़ों रुपए का जो है सो घोटाला हो जाता है लोगों के जान माल बचाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि बाढ़ के विभीषिका को कम नहीं किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है? नेपाल की बात होती है कि नेपाल पानी छोड़ देता है। अरे तो माननीय मोदी जी की तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी मानी जाती है। लोग कहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि चाइना से लेके, ट्रंप से लेके हर जगह है। तो भाई नेपाल के साथ तो बेटी और रोटी का संबंध है। आप क्यों नहीं अभी तक बिहार सरकार के साथ नेपाल की ट्रीटी करवा पाए? ये भी तो सरकार की विफलता है। आप माने या ना माने, कहां की सरकार की विफलता है कि नहीं? बिहार सरकार कहती है कि मैं क्या करूं, नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है। भाई नेपाल से पानी छोड़ दिया था तो उसके भी उपाय हैं। एक कमेटी नहीं बनी है। मैं आपको बता दूं, 65 साल में मैं आंकड़ा अगर मैं दूं तो मुझे लगता है कम से कम 400 से 500 कमेटियां बनी है बाढ़ की विभीषिका को कैसे कम किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, जान माल की क्षति कम से कम पहुंचे। लेकिन कमेटी सिर्फ फाइल पे ही रह जाती है, उसको भी चूहा खा जाता है। वर्ल्ड बैंक ने भी 250 करोड़ रुपया पहला जैसे दिया था कि बाढ़ के लिए दिया था कि बाढ़ की विभीषिका को कैसे कम किया जाए, जो बाढ़ वाले इलाका के जो आसपास हैं उनको कैसे जो है सो अच्छे सुरक्षित जगह पे उनके लिए मकान बनाया जाए। लेकिन एक भी को अमली जामा नहीं पहनाया गया। हर जगह घोटाला है, हर जगह करप्शन है, लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय की बात करते हैं, हर घर हर नल योजना की बात करते हैं। मैं मोतिहारी में गया, आपको विश्वास नहीं होगा, नल लगा हुआ है और जब पूछता था कि पानी आ रहा था, सर पानी तो 6 महीने साल भर में कभी एक बार आता है। लोग कहते हैं कि बिहार की सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। नीतीश जी भी दावा करते हैं और मैं भी समर्थन करता हूं। NHAI ने जितने रोड बनाए हैं बिहार में सब अच्छे हैं। लेकिन आप स्टेट स्पॉन्सर रोड में चले जाइए। मैं तो मोतिहारी के 6 विधायक हूं, मधुबनी में आप चले जाइए स्टेट स्पॉन्सर रोड में, आप दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। दोबारा जाने की हिम्मत आप नहीं करेंगे। वहां सरकार कहती है मैंने रोड अच्छा बना दिया। कौन सा रोड अच्छा आपने बना दिया? आप रोड भी, अगर आपके दावे को अगर मैं मान लूं कि आपने रोड अच्छा बना दिया तो लोगों के आने जाने में सुविधा होगी। क्या लोगों को उससे रोजगार मिल जाएगा? आपने रोड बनाया तो आप निवेश भी लाइए। अब बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जो मैं कहता हूं, कभी कभी हम लोग तो युवा हैं, यानी इकोनॉमिस्ट हैं, प्योर पॉलिटिशियन मैं अपने आप को ना कभी माना हूं ना कभी मैं मानूंगा। मैं एक स्ट्रेटजी के तहत राजनीति में आया कि अगर हम लोग को कुछ मौका मिले तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब मधुबनी पेंटिंग की बात कर, मैं भी यूएस गया था, मुझे भी मौका मिला, मैं व्हाइट हाउस में भी जाने का मौका मिला। मधुबनी पेंटिंग मैंने व्हाइट हाउस में देखा। मधुबनी पेंटिंग सिंगापुर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जाते हैं, आपको ही पता होगा, वहां भी मधुबनी पेंटिंग जैसे बड़ी जोर शोर से वहां की चर्चा हुई थी कि वहां मधुबनी पेंटिंग बिक रहा है। लेकिन आज मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए लोगों की स्थिति क्या है बिहार में? वहां खाने की भी सब लाले पड़े हुए हैं उन लोग की। क्या सरकार उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत मधुबनी या दरभंगा के क्षेत्र के बीच का रास्ता निकाल के क्या उनको नहीं प्रोत्साहित कर सकती है? सरकार की नियति सही नहीं है। सरकार के जो जितने भी योजनाएं हैं उसमें उसकी प्राथमिकता नहीं मैं कह सकता हूं। उन्हें प्राथमिकता निवेश को नहीं दिया, उन्होंने रोजगार सृजन को प्राथमिकता नहीं दिया।
यही कारण है कि आज बिहार समस्याओं से ग्रसित हो चुका है। चमकी बुखार से आपने देखा हजारों बच्चे हर साल मरते हैं, हर साल की मैं बात करता हूं, लेकिन चमकी बुखार पे क्या हुआ? आप हमेशा हम लोग यही की डिबेट करते हैं। आपके हिसाब से माधव जी, आपके हिसाब से सारी समस्याओं का जड़ पिछले 15 साल का नीतीश कुमार का शासन है। उस शासन में बड़े लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी और उनकी पार्टी जब नहीं थी और जब पार्टी बनी, वो उन्हीं के साथ रहे बहुत लंबे समय तक। आप समझिए, जब वो केंद्र में मंत्री थे, आखिर तक, मतलब चुनाव से ठीक पहले तक वो मंत्री थे, तो जब तक वो मंत्री रहे तब तक बिहार में उन्हीं के गठबंधन की सरकार चल रही थी। अब इस परिस्थिति में शिक्षा की स्थिति, वो शिक्षा के मंत्री थे वो, अब केंद्र में शिक्षा के मंत्री होते हुए शिक्षा की स्थिति नहीं सुधरी। और कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब वो सत्ता में थे और जब साथ में थे तो किसी मौके पे विरोध हुआ हो। राजनीति की ये बात मुझे बड़ी अटपटी लगती है, और मैं वाकई सच पूछिए माधव जी तो मैं विमर्श इन्हीं मुद्दों पे करना चाहता हूँ कि कैसे एक आदमी दूसरी पार्टी में जाते ही उसकी सारी बुराइयां उसको समझ में आ जाती हैं, जब तक वो उसके साथ रहता है उसकी कोई भी बुराई नहीं दिखती है। मतलब ये तो ये हो गया जैसे पति पत्नी का जैसे ही तलाक होता है, पत्नी की सारी खामियां और वो बदचलन हो जाती है, और जब तक आपके संबंध ठीक हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये अद्भुत स्थिति राजनीति की। और देश, मतलब आप समझिए कि हमने, आप 2015 के जिक्र करें, हम 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार को मिला करके किसी व्यक्ति ने वोट दिया होगा, दोनों सत्ता में आए, बीजेपी के विरोध में वोट दिया होगा और दोनों सत्ता में आए, और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए और बीजेपी के साथ सरकार बना ली नीतीश कुमार ने। तो जनता के साथ ही जो धोखा हो रहा है, राजनीति से धोखा कब हटेगा, ये हटेगा भी कि नहीं? देखिए, राजनीति में ये अवसरवादिता है, मैं एक ही वर्ड यूज करता हूं, अवसरवादिता। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री थे, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, एचआरडी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे। लेकिन जब 2014 में जब सरकार बनी थी केंद्र में, हम लोग उसके पार्ट थे। 2017 में माननीय नीतीश कुमार जी की एनडीए में एंट्री होती है। देखिए, मैं क्या कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपने आप को, वो राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जहां कटु सत्य, मैं कटु सत्य को कहता हूं, चाहे पार्टी का फोरम हो चाहे कहीं भी फोरम हो। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री थे, 2017 में नीतीश जी की एंट्री होती है। ऐसा नहीं है कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जितनी क्षमता है, जितनी पावर उनको दिया गया था, उस पावर का उन्होंने पूरा कोशिश किया कि बिहार में जितना कुछ हो सकता है मैं करूं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट को माननीय मोदी जी कितना पावर दे रखे हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यहाँ तो कैबिनेट मंत्री को भी नहीं पता होता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं और क्या योजना लेके आया जा रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हुए भी फिर भी आपने जिक्र किया कि सही कहा कि भाई कुछ भी हो, जब उन्होंने रिजाइन किया तो आप कहेंगे चूंकि आपको पाला बदलना था तो आपने कुछ भी रिजिग्नेशन में लिख दिया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार जो है मंत्रियों को सिर्फ रबर स्टाम्प बना के रखा हुआ है। रिजिग्नेशन लेटर में मेरे पास आज भी कॉपी अगर चाहिए होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। जब 2017 में नीतीश जी की एंट्री होती है तो आपको याद होगा सरकार के पार्ट रहते हुए हम लोग को बहुत आशा जगी थी कि नीतीश जी अब आ गए हैं एनडीए में, अब बिहार का विकास हो जाएगा, शिक्षा के मैटर पे बिहार जैसे दुरुस्त हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में जैसे एकदम अच्छी हो जाएगी, रोजगार के सृजन का काम होगा, निवेश लाया जाएगा। और आपको मैं उदाहरण दे दूं, एक एक घटना, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को उठाया, उन्होंने मंत्री रहते हुए प्रदर्शन करने का काम किया जब सरकार उनकी मांग को नहीं माना। और जब ही मंत्री हटने का आमरण अनशन पे भी बैठे थे तो आपको भी पता होगा तो अपने मंत्री रहते हुए उन्होंने 2 केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने जो है सैंक्शन किया था, नवादा और औरंगाबाद। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का, और वो भी जमीन जो है दान किया हुआ किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, बिहार सरकार से जमीन लेने की भी जरूरत नहीं थी, बिहार सरकार को सिर्फ एनओसी देना था। राजनीति कितनी हावी होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी कितनी हावी होती है, इसकी अंदाजा लगाइए। अगर बिहार में केंद्रीय विद्यालय खुलता तो बिहार के बच्चों को ही लाभ मिलता, उपेंद्र कुशवाहा को क्या लाभ मिल जाता। लेकिन वो दोनों सैंक्शन स्कूल, दोनों जगह का लैंड, एक जगह का लैंड महंत जी ने दान किया था 5 एकड़ का जमीन, दूसरे जगह का भी गैर मजरूआ जमीन था, लेकिन नीतीश जी एनओसी नहीं दिए।
मरने के लिए वो बैठ गए उपेंद्र कुशवाहा जी, 7 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे, हालत खराब हो गई, पीएमसीएच में एडमिट करना पड़ा, महागठबंधन के सभी साथी मिलकर उनके अनशन को तोड़वाया गया, लेकिन नीतीश जी नहीं का नहीं माने। आखिर क्या राजनीति? आप शिक्षा के साथ अगर राजनीति करेंगे तो बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा? केंद्रीय विद्यालय खुल जाता तो मंत्री भी उपेंद्र कुशवाहा न मंत्री उस टाइम में थे, न विधायक थे, न सांसद थे, वहीं उद्घाटन करने के लिए जाते, वहीं उन्हीं के मंत्री जाते, उन्हीं के सांसद कारागार से जाते उद्घाटन करने के लिए। नहीं, तो हर जगह यही इसी चीज से बाहर निकालना है बिहार को और पूरे देश की राजनीति को। इसलिए मैं कहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। पढ़े लिखे युवा जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति धीरे धीरे स्वच्छ होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी इसका पक्षधर हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं। इसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे वो उससे देश का भला होता, राज्य का भला होता, समाज का भला होता। इस पूरी परिस्थिति में आप मुझे बताइए माधव जी कि आज आप आरजेडी महागठबंधन में हैं, आप उसके साथ हैं, क्या आप ये भरोसा देश की जनता को, बिहार की जनता को ये भरोसा आप दिला पा रहे हैं कि किसी भी सूरत में आप आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन में सब लोग एक साथ रहेंगे? अगर आप चुनाव में रहेंगे, चुनाव के बाद रहेंगे, मतलब इसका भरोसा कैसे हो? अगर मान लीजिए मैं भी बिहार का एक वोटर हूं, अगर मैं आप सोचूं कि मैं माधव आनंद जी की पार्टी को मैं वोट दूं, तो मैं कैसे इस बात पर यकीन करूं कि कल को चुनाव जीतने के बाद इनकी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाएगी? देखिए, पूरी जिंदगी भरोसे पे टिकी हुई है। नीति आपने सही कहा, किसी को भरोसा था कि 2015 में नीतीश जी 2015 से पहले एनडीए को डिच करेंगे और 2015 में नया अलायंस बनेगा लालू जी के साथ, नई सरकार भी बन जाती है, प्रचंड बहुमत भी आता है और 1.5 साल में वो छोड़ के जैसे फिर एनडीए में चले जाते हैं। किसी को विश्वास था? राजनीति संभावनाओं का खेल है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब जनता जो है उस चीज को पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। आप इस चीज को भी समझिए, पहले की परिस्थितियां कुछ और थी। नीतीश जी ने अगर डिच किया तो नीतीश जी को आज भी लोग इसके लिए कोस रहे हैं। पलटू राम कहता है, आपको इनके लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है। बिहार की जनता कहती है भाई मैंडेट तो मैंडेट था, चाहे जिस समीकरण जिस इक्वेशन से मैंडेट आया हो उस मैंडेट का पालन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया, चाहे जो भी स्थितियां जो भी उस टाइम में बनी। जहां तक आपने कहा कि अब तो वो स्थिति जो बनी आप लोगों के लिए ठीक ही बनी, क्योंकि अगर वो आरजेडी अलग नहीं हुई होती तो आज आप लोग महागठबंधन वाली स्थिति में नहीं होते। अब माधव जी हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल बहुत सारे तमाम मित्रों के आ गए हैं और हम लोग भी काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ मुख्य सवाल ले लिए जाएं ताकि दर्शकों को भी लगे कि हालांकि मैंने कई सवालों का जिक्र कर लिया अपनी चर्चा में, बावजूद इसकी रोहित कश्यप हैं, उनके कई सारे सवाल हैं। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष में मुख्यमंत्री पद क्या राजद को ही जाएगा, तो ये तो क्लियर हो गया, आपने स्पष्ट कर दिया। और पृथु शांडिल्य का सवाल है, वो कह रहे हैं यस बिहार हैज बीन रिसेप्टिंग द मासेस इन दिस कोरोना पैंडेमिक। अब ये वो इनका स्टेटमेंट है, ये एक बहुत अच्छा इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि बिहार हैज टू अंडरस्टैंड दिस election cannot be conducted at the cost of the masses. Real democracy lies in the vested interest of the people. ये बड़ा, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में जान भी जरूरी है, ये पृथु ने बहुत ढंग से इसको रखा है। और वो आगे कह रहे हैं कि टोटली एग्रीड विद द वेज द गवर्नमेंट हैज बीन अवॉइडिंग डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी विद द पीपल। ये तो पूरे देश में हो रहा है। अब ये लालू यादव के सवाल पर और नीतीश के सवाल पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके, लेकिन प्रश्न आपकी पार्टी पर आकर के टिकता है बार बार, और वो प्रश्न इसलिए टिकता है माधव जी कि आखिर आपकी पार्टी, आप अभी लोगों को जागरूक करने के लिए, बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए, देखिए आज की परिस्थिति में चुनाव नहीं हो, ये हम भी चाहते हैं या आप भी चाहते हैं, कुछ दिनों टले ये जरूरी है क्योंकि कोरोना की मार है। इस परिस्थिति में आपकी पार्टी, क्योंकि मैं अब नहीं जाना चाहता, चूंकि अब वो सफाई का ही दौर चलता रहेगा, जब मैं बार बार ये प्रश्न करूंगा कि आप जब सत्ता में थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं बेहतर किया। आप कह रहे हैं कि समय बदला है, लेकिन मैं बार बार इस बात पे आता हूं कि जातिगत समीकरण से अलग होकर के
बिहार की जनता अभी भी नहीं सोच रही है, अगर सोचेगी तो बेहतर भविष्य होगा। आप क्या बदलाव लाएंगे? अगर मैं आपसे 5 पॉइंट्स में पूछूं तो 5 पॉइंट्स उपेंद्र कुशवाहा जी की आइडियोलॉजी के साथ आपकी पार्टी ऐसा क्या देने जाएगी बिहार में लोगों को? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, और इस तरह की क्वेश्चन अगर जनता पूछती है तो यही मुझे खुशी मिलती है कि जनता अब जागरूक हो गई है, जनता अब समझदार हो गई है, जनता जानना चाहती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। हम लोग हमेशा से कहते हैं, मंदिर बने, मस्जिद बने, ना बने बने, सबकी सहमति से बने, लेकिन जिस मंदिर को दुरुस्त करने की जरूरत है वो है शिक्षा के मंदिर को। शिक्षा के मंदिर को जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से मतलब नहीं है। अगर शिक्षा के मंदिर को आप दुरुस्त करेंगे, जनरेशन को लाभ मिलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, हर जनरेशन को लाभ मिलेगा। जब आप शिक्षित होंगे, आप योग्य होंगे, तो सारी समस्याओं का जड़ तो शिक्षा है। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो जिस शिक्षा के मंदिर को दुरुस्त करने की जरूरत है, पहली प्राथमिकता मैं आपको वादा करता हूं, जो मैं पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, शिक्षा के मंदिर को दुरुस्त करने की बिहार में जरूरत है। दूसरा, आपने कहा शिक्षा के मंदिर के दुरुस्त के अलावा मैं आज अर्थशास्त्री आपको बताना चाहता हूं, बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सुशील मोदी जी भले ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं सम्मान करता हूं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक्स का कितना उनको ज्ञान है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अपार संभावनाएं हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं लगाया जा सकता, मैं इस चीज को मान सकता हूं, लेकिन सर्विस सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का वहां अपार संभावनाएं हैं। तो जब आप निवेश लाएंगे, निवेश लाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जो एक लंबी चीज है, जो उससे चर्चा करेंगे। निवेश कैसे बिहार में ला सकता है, निवेश लोग बिहार में क्यों करेगा, वो एक लंबा है, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग उस पर भी डिबेट करेंगे। तो रोजगार सृजन बिहार में हो, निवेश, देखिए सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास सीमित संसाधन है। अगर आपको रोजगार सृजन करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर से निवेश लाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो आपने मनमोहन सिंह की बात की, मनमोहन सिंह के टाइम में एलपीजी स्टार्ट हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 वर्ड हम लोग उस समय किए थे, जो WTO और इस सब की बात में। तो वो जो है बिहार में एक मैंडेटरी हो चुका है कि आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निवेश लावें, रोजगार सृजन पे काम करें, और वो हम लोग की प्राथमिकता में रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में ऐसी हो कि कॉमन मैन को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है मिले। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मैं ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। राजनीति हर चीज पे नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले देश को संबोधित किए थे, और मैं भी बड़ी आशा, विपक्ष में होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी को सुनता हूं, मुझे लगा कि आज बहुत अच्छा चीज को अनाउंस करेंगे। उन्होंने छठ की जिक्र किया, उन्होंने क्या क्या जिक्र किया आप अनुमान लगाइए। उन्होंने कहा कि जो अनाज हम लोग देते हैं वो अक्टूबर नवंबर तक हम लोगों ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। मैंने कई डिबेट पे भी बैठा चैनल पे, मैंने बोला कि 3 महीने ही क्यों, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बिहार की भी बात होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर न हो जाए, गरीबी रेखा से ऊपर न उठ जाए, तब तक उसको अनाज मिलना चाहिए। क्यों आप 3 महीने की बात करें, क्योंकि 3 महीने चुनाव का है, इसलिए आप कह रहे हैं कि 3 महीने और इसको 6 महीने और बढ़ाया जा रहा है। अरे आप जीवन भर के लिए बढ़ाइए ना, उसको आत्मनिर्भर बना दीजिए। आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनता है, गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठता है, तब तक अनाज उनको मिलना चाहिए। तो हर चीज में राजनीति होती है, राजनीति एंगल से हम लोग सोचते हैं, उसको दूर करने की जरूरत है, और वो दूर होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, युवा पीढ़ी राजनीति में आएगी, तो राजनीति की जो सोचने की क्षमता है, वो दोनों चीज है सो बदलेगा। और महागठबंधन को अगर मौका मिलता है तो इन सारे चीजों को पहली प्राथमिकता में डाल के हम लोग जो है सो 5 साल में अपने कार्यकाल में आपको करके दिखाएंगे। आप कहेंगे कि ठीक है, आप भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि सबने ठगने का काम किया है। मैं आपकी बात से, आपके क्वेश्चन पे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जब 15 साल आप नीतीश जी पे विश्वास किए हैं, बिना काम किए हुए उनको मौका मिलता रहा है, तो हम लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं। 5 साल ही सही, 5 साल मौका दीजिए। अगर 5 साल में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, सारे समस्याओं का निदान 5 साल में, जो 15 साल में नहीं हो पाया, 5 साल में नहीं करके देते हैं, तो 6ठे साल आप किसी तीसरे गठबंधन, चाहे जिसको भी बनाना हो मुख्यमंत्री, उसको बनाना चाहिए। यही हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल माधव जी,
माधव जी, आपने बहुत सपाट और स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं इसी के साथ एक प्रश्न और पूछ लेता हूं आपसे। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं पूछ जी लेता हूं। जी जी। आपने कहा कि 5 साल तक के लिए मौका चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और आपकी बातों पे भरोसा करना पड़ेगा जनता को अगर आपको चुनना है तो। लेकिन आप उस चुनाव की प्रक्रिया में जाने से पहले ये भरोसा दिलाएंगे कि आपकी पार्टी या आपके गठबंधन की जो भी पार्टियां होंगी, वो किसी दागी को, किसी अपराधी को, किसी भ्रष्ट को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी? क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी। जब आप पहली बार ये भरोसा दिला देंगे लोगों को कि हमारी पार्टी ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को टिकट दिया है, पढ़े लिखे युवाओं को, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि आपकी पहली शुरुआत शिक्षा से होनी है, तो आपने पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया है। बिहार की जनता युवा है, आपने युवाओं को टिकट दिया है। बिहार की जनता अपराध नहीं चाहती है, तो आपने दागियों को टिकट नहीं दिया है, अपराधियों को नहीं दिया है, भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया है। अगर आपने ये कर लिया तो बिहार की जनता, मुझे लगता है कि जरूर भरोसा रखेगी आप पे कि आपको चुनेगी। तो क्या पहली ये बुनियादी चीज आप लोग कर पाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजनीति का अपराधीकरण और महागठबंधन की तरफ से, खासकर मेरे पार्टी की तरफ से, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, मैं तो इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठ के कैंडिडेट खड़ा होगा इस बार। और निश्चित रूप से हम लोग की प्राथमिकता में रहेगा कि जो भी कैंडिडेट हो, वो कैंडिडेट पे कोई भी आपराधिक मुकदमा न हो, एंड गंभीर आपराधिक मुकदमा। देखिए, जब राजनीति में होते हैं तो कई तरह के मुकदमा आपको झेलना पड़ता है, लेकिन जो गंभीर आपराधिक मुकदमे होते हैं, जैसे आपने कोई किसी का मर्डर कर दिया है, किसी का बलात्कार घटना में आप हैं, आप दोषी हैं, आपने किसी का और जैसे हानि पहुंचाया है, गंभीर अगर आपराधिक घटनाएं किसी व्यक्ति पे न हो, वैसे ही व्यक्ति को टिकट मिले। और ये महागठबंधन के जितने सब साथी हैं, हम सब लोगों ने इस पे गंभीर रूप से चर्चा भी की है कि अच्छे लोगों को ही इस बार टिकट देनी है, पढ़े लिखे लोगों को टिकट देनी है, तरजीह देनी है। तरजीह की मैं बात करता हूं, टिकट तरजीह देने की बात यहां तक कर रहा हूं। युवाओं को मौका इस बार मिलना चाहिए। और इसलिए मैं तेजस्वी की बात करता हूं। तेजस्वी एक युवा है। देखिए, युवा को पसंद करता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। युवा को पसंद, मेरी जो सोचने की क्षमता होगी वो 50 साल या 60 साल जो मेरे से सीनियर हैं, हम दोनों की सोचने की क्षमता में आकाश पाताल का अंतर होगा। लेकिन तेजस्वी युवा हैं, बिल्कुल हैं, मैं तो उन पे विरासत भी है। युवा तो माधव आनंद भी हैं, तो माधव आनंद क्यों नहीं? देखिए मैं बताया आपको, अगर व्यक्तिगत मुझे चुनना हो, अगर मैं एक व्यक्ति के तौर पे मैं कहूं कि मैं पहली बार आपसे इतनी लंबी बातचीत आज कर रहा हूं, लेकिन मुझे अगर व्यक्ति के तौर पे चुनना हो किसी दो व्यक्तियों को, तो मैं तेजस्वी से ज्यादा तरजीह माधव आनंद को देना पसंद करूंगा। तो माधव आनंद क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मैं आपको बताया कि मैं हो सकता हूं कि मैं बहुत योग्य हूं, मैं माना, मैं कहता, मैं आपको पहले ही बोला मैं बहुत योग्य हो सकता हूं जब कंपेयर करेंगे। लेकिन सिर्फ राजनीति में या लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, हो सकता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर कंडीशन में वो हो। तो जब वक्त आएगा, और ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ मुख्यमंत्री बन के ही आप देश की सेवा और राज्य की सेवा कर सकते हैं। आप जिस जगह पे हैं, जो ही आपको अपॉर्चुनिटी मिला, मैं कहता हूं, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट मिलता है, विभाग मिलता है, मैं तो कहता हूं कि हर 6 महीने पे अप्रेजल होना चाहिए, 6 महीने के कार्यकाल का आकलन हो चाहिए कि अभी फलाना व्यक्ति अगर फलाने मंत्रालय को संभाल रहा है तो 6 महीने में क्या डेवलपमेंट हुआ। समस्या यहाँ क्या है, बिहार सरकार का आप कागज उल्टा लीजिए, सारी के सारे फंड जैसे वापस चली जाती है, फंड का यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है। केंद्र सरकार जो असिस्टेंस देती है वो भी वापस चला जाता है, क्योंकि मैं क्या बोला, वन मैन आर्मी है नीतीश जी। नीतीश जी के जिस तरह मोदी जी का कार्यकलाप है, उसी तरह नीतीश जी का कार्यकलाप है। और दबी जुबान में सारे मंत्री बोलते हैं कि हम लोग तो रबर स्टाम्प हैं, साइन करने के लिए सिर्फ पेपर भेज दिया जाता है बिहार में, और हम लोग साइन करने के लिए मजबूर होते हैं। तो जब आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, सत्ता को केंद्रित एक व्यक्ति पे कर देंगे, डेवलपमेंट वहां रुक जाएगा। आप वॉच कीजिए, ट्रांसपेरेंसी देखिए, कोई गलत घोटाला ना हो, लेकिन आप सत्ता का विकेंद्रीकरण की हमेशा बात होनी चाहिए, न कि सत्ता का एकत्रीकरण होना चाहिए। यहाँ ठीक उल्टा है। अब वक्त आ गया है, फिर इन सारी बातों पे जैसे बिहार की जनता भी समझ रही है, और जनता बहुत जागरूक हो गई है। पहले आज से 5 साल की परिस्थितियां कुछ और थी। जब हम लोगों जैसा व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है, युवा सोच, तो निश्चित रूप से जनता, और हम लोग तो कहते हैं, जो बीजेपी के भी लोग हैं वो भी दुश्मन नहीं है। मैं चुनाव में गया था, मैं बोला मैं तो महागठबंधन के साथियों से आशीर्वाद लूंगा ही लूंगा, लेकिन अगर मैं निवेश लेके आता हूं, अगर बिहार के लिए कुछ काम करता हूं, तो बीजेपी के साथियों को भी यह फायदा मिलेगा, और मैं उनसे भी आशीर्वाद लूंगा। और वहां बीजेपी के भी लोग कहते थे, नहीं, आपकी डिफरेंट सोच है,
आपकी तुलना राधा मोहन से मैं कहता था कि अगर मेरा बेटा जितना तेज दौड़ सकता है उतना तेज मैं नहीं दौड़ सकता हूं, क्योंकि उसके उम्र में और मेरी उम्र में बहुत का अंतर है। उसी तरह अगर 35-40 साल का व्यक्ति और कोई व्यक्ति 75 साल का हो, 70 साल का हो, तो दोनों में तुलना करना जो है तो गलत है। हाँ, मेरे से अनुभवी है, पिता तुल्य हैं, ठीक है, सब कुछ है, सम्मान करना चाहिए, वो संस्कार हम लोग का है, लेकिन दोनों की सोचने की क्षमता में बहुत का अंतर हो सकता है। और वैसे व्यक्ति जो मान लीजिए पूरा विश्व भ्रमण कर चुका हो, एक नहीं कई कंट्री पे अध्ययन किया हो, तो स्वाभाविक है अगर वैसे व्यक्ति को आप राजनीति में लाते हैं, अगर मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों चीजें, विकास का स्वरूप भी बदलेगा, राजनीति में भी अच्छे लोग आना पसंद करेंगे। और अभी लोग राजनीति में डरते हैं आने से, लगता है कि नेपोटिज्म है, लगता है, मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा हूं, आप फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जानता हूं मैं फंस चुका हूं नेपोटिज्म बोल के, लेकिन नेपोटिज्म राजनीति में है, मैं इसको जैसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे राजनीति को चेंज कर सकते हैं। आप अचानक से हर चीज एक ही साल में चेंज नहीं कर सकते हैं, लोगों की सोच अचानक से चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे जब अच्छे लोग आएंगे, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस तरह का अगर मौका देंगे प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोगों को बोलने का, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जितने भी व्यूअर आपके सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे क्रिटिसिज्म से ज्यादा मुझे वहां अप्रिशिएट कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी बातों में सत्यता है और जो मैं कह रहा हूं उस जनता की आवाज बन के जैसे कह रहा हूं। बहुत अच्छी बात की आपने माधव जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये चर्चा करके, क्योंकि क्या है, युवा, बिहार की तकदीर युवा ही बदलेगा। और मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि फिलहाल कोरोना की इस महामारी में लोगों की जान, लोगों की जिंदगी ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोगों के जो कमेंट्स हैं उसमें यही है कि ये ज़्यादा जरूरी है और अभी फिलहाल किसी भी परिस्थिति में टाला जाना चाहिए कुछ दिनों तक चुनाव, जब तक कि कोरोना थोड़ा सा ग्राफ कम नहीं होता है। लोकतंत्र है, चुनाव होना है, लेकिन लोकतंत्र लोक से ही है, लोक नहीं होगा तो तंत्र नहीं होगा। इस परिस्थिति में आपकी और आपकी पार्टी, मतलब आपके पूरे विपक्ष महागठबंधन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं बहस नहीं करता, मैं विमर्श करता हूं, और विमर्श इसलिए करता हूं कि ये बात लोगों तक जाए। और लोगों के सवाल होते हैं, सवाल जाहिर सी बात है कि हर कोई आपकी विचारधारा से सहमत नहीं होता, तो सवाल कुछ कड़े भी होते हैं, सवाल कुछ दूसरे किस्म के भी होते हैं जो हमको चुभते हैं, लेकिन हमारा काम होता है कि उस चुभते हुए सवालों पर भी जिक्र करें। अब एक पुण्य प्रकाश झा हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि उम्र के हिसाब से तेजस्वी नौजवान है, तो फिर जनता अपने 20 साल पहले की कहानी याद कर ले। अब वो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो चर्चा अभी कर रहे थे वही प्रश्न है। वो लोग थोड़ा ये नाराज हैं जनता से और नेता से, और ये कह रहे हैं कि जनता की तकलीफ नहीं देखते। मैं इनके प्रश्न का जवाब अपने वाइंड अप में दूंगा। मैंने प्रश्न इसलिए लिया कि कोई दर्शक अगर कोई सवाल करता है तो उसका प्रश्न एड्रेस होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे, मैं फिर जुड़ूंगा, फिर किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। आप वाइंड अप में कमेंट के तौर पर अपने फाइनल देश बिहार की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कहिए, फिर उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा। मैं बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूं, जो आपने भी कहा, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठने की जरूरत है। आप वैसे व्यक्ति को मौका दें जिसमें योग्यता हो, क्षमता हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो, जिसमें एक विजन हो। अगर आप उसको मौका देंगे तो निश्चित रूप से बिहार में जितनी समस्याएं हैं उस समस्या का निदान होगा। और राजनीति में भी प्रतियोगिता, मैं जनता को भी कहता हूं कि आपको भी सजग रहने की जरूरत है। आपने जनप्रतिनिधि चुन दिया, चुन के 5 साल बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी वादे कोई भी कैंडिडेट करता है चुनाव के दौरान, वो सारे वादे अगर वो कैंडिडेट पूरा नहीं करता है 5 सालों में, तो निश्चित रूप से आप उसको सबक सिखाने का भी काम कीजिए। जब इस तरह की भावना जनता के बीच आ जाएगी, मुझे लगता है कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन धोखा देने का साहस भी नहीं उठा पाएगा। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, युवाओं को समर्थन करो। आप ऐसे लोगों को लाओ जो निवेश की बात करता हो, रोजगार सृजन की बात करता हो, उसको लाने की जरूरत है। बिहार में अपार संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार में संभावनाएं नहीं है, बिहार में अपार संभावनाएं हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। अगर चुनाव लड़ूं, जनता मुझे आशीर्वाद दे। अगर 5 साल में जितने बात मैं कह रहा हूं अभी, अगर नहीं मेरी सरकार और मैं नहीं कर पाया, तो मैं 6ठे साल खुद राजनीति से संन्यास ले लूंगा और किसी दूसरे सेक्टर में मुझे जाना होगा मैं चला जाऊंगा। लेकिन 5 साल का आप वक्त देके देखिए,
इतिहास में नाम हम लोग भी दर्ज कराना जानते हैं और दर्ज कराना चाहते भी हैं बिहार में इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, कि मुझे 5 साल मौका मिला और 5 साल में जितने भी वादे मैंने किया था, मैंने वादे को जैसे अमली जामा पहनाने का काम किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने माधव जी। और बिहार की जनता को ये सुनना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आखिर अब बिहार कैसे बदलेगा। मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ 30 साल के लॉकडाउन का, मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है कि बिहार पिछले 30 साल से जहां था वहां से पीछे गया है, आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन उसमें जिम्मेदारी नेताओं के साथ साथ मैं बिहार की जनता पर भी थोपता हूँ। इसलिए थोपता हूँ कि बिहार की जनता ही चुनती है वहां के नेताओं को। और माधव जी ने जैसा कहा, वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव अभी फिलहाल टाला जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लोकतंत्र है, इसलिए चुनाव होना चाहिए। हमारा भी मानना है कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव अभी टाला जाना चाहिए क्योंकि जनता की जान ज्यादा जरूरी है। एक प्रश्न और मेरे मन में है और मैं वो जनता के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि आप अगर बेहतर लोग नहीं चुनेंगे, आप अगर बेहतर लोग नहीं चुनेंगे तो आपका भविष्य बेहतर नहीं होगा। क्योंकि आप ही अपने वोट की ताकत को समझिए। जाति पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का चुनाव करिए। और ये चुनाव कैसे होगा? ये चुनाव तब होगा जब आप अपने वोट की ताकत समझेंगे, वोट की ताकत को पैसे की ताकत पे हावी नहीं होने देंगे। और ये तभी बदलाव हो पाएगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा व्यवस्था बिहार की नहीं बदली तो बिहार का और गर्त में जाना अवश्यंभावी है, वो वैसा ही होता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि बिहार की जनता जागरूक हो, आप आगे बढ़िए, अच्छे लोगों को चुनिए। और मैं एक चीज की और वकालत करता हूं और माधव जी से मैं ये जिक्र कर दूंगा, और ये उस बात को सुन रहे हैं, आगे ये लोग इस पे काम करें शायद। इस देश में सारी परिस्थितियों में एक राइट टू रिकॉल की जरूरत है कि अगर हमने किसी नेता को चुनकर सत्ता में बिठा दिया और अगर वो बेहतर काम नहीं कर रहा है तो जनता के पास ये अधिकार हो तो उसको वो कुर्सी से उतार दे। क्योंकि 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है और इन किन प्रकार सत्ता में अगर वो 10 साल बैठ जाता है तो एक पूरी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। उस पीढ़ी को बचाने के लिए राइट टू रिकॉल जरूरी है। काफी समय से काफी संगठन प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक राजनीतिक पार्टियां उस पर आगे नहीं बढ़ेंगी, खासकर युवा राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी हमसे जुड़ने के लिए, अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजनीति के लिए। बस इतनी कोशिश करिएगा कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की सुधरे। शिक्षा सुधरेगी, व्यवस्था उसकी ठीक होगी तो बाकी भविष्य बिहार का बेहतर होगा। शुक्रिया, नमस्कार। हम फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। शुक्रिया माधव जी।